नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 में कृतिका पाठ्य पुस्तक का मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसको मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मेरे संग की औरतें संस्मरण एक नए प्रकार की शैली में लिखा गया है। संस्मरण मतलब अपनी यादों के ऊपर जो लिखा जाता है उसको संस्मरण बोलते हैं। इसमें अनेक ऐसी औरतों के विषय में बताया गया है जो जीवन तो परंपरागत तरीके से जीती हैं, पर सोचती एवं करती लीक से हटकर हैं। ठीक है, जैसा सब करते हैं वैसा नहीं करती। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी नानी, माँ, परदादी, बहनों और अपनी कमियों तथा विशेषताओं को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? देखिए यहाँ पर लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी, उसी के बारे में बताया जा रहा है क्यों प्रभावित थी। क्यों प्रभावित थी, इसके कई कारण हैं। नंबर 1 है, लेखिका की नानी परंपरागत रूप से अनपढ़, पर्दा करने वाली एक महिला थी। ठीक है, वो क्या थी? अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली महिला थी। लेखिका के नाना सुशिक्षित व पाश्चात्य रीति रिवाजों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले थे, बहुत पढ़े लिखे थे वो। और जैसे पाश्चात्य संस्कृति में रहते हैं, कोट पैंट हैट वैट लगा करके ऐसे रहते थे। लेकिन नानी ने अपने पति के रहन सहन का अपने जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपना जीवन अपने ढंग से जिया, किसी के दबाव में ना रहकर स्वतंत्र रही। एक तो यही कारण था। दूसरा था, नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पति के दोस्त व एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की व इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इससे उनके देश प्रेम का पता चलता है। नंबर 3, लेखिका नानी को ना देखने पर भी उनके लीक से हटकर स्वतंत्र जीवन जीने के कारण उनसे प्रभावित थी। समझ आ गया बच्चों आपको? लीक से हटकर चलना मतलब जैसा सब लोग करते हैं भेड़ चाल, वैसा ना करना, कुछ अलग करके दिखाना। अगला प्रश्न है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? देखिए लेखिका की नानी अनपढ़ थी, पर्दा करने वाली थी, घर में ही रहती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। किस तरह से लिया वही पूछा जा रहा है। देखिए इसमें बताया जा रहा है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं थी। प्रत्यक्ष रूप से मतलब सामने आकर के, लेकिन दिल में आजादी की चाह थी। उन्होंने अपने पति के अंग्रेजी शौक को कभी नहीं अपनाया। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी नानी ने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली को नहीं अपनाया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से बेटी की शादी के लिए आजादी का सच्चा सिपाही तलाश करने का वचन लिया। ठीक है, कि उन्होंने कहा था प्यारेलाल शर्मा से कि मेरी बेटी के लिए अपने जैसा ही कोई आजादी का सिपाही ढूंढ करके दे दीजिए। और क्या, वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अंग्रेजों की नौकरी करने वाले भारतीय से हो। इसी से पता चलता है कि वो देशभक्त होने कि वे एक बहुत बड़ी देशभक्त थी। समझ में आ गया बच्चों आपको कि कैसे पता चल रहा है कि वे एक बहुत बहुत बड़ी देशभक्ति थी? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने जो पति थे, पति के मित्र को बुलाया और उनसे कहा कि तुम मेरी बेटी के लिए वर खोज के लाओ जो स्वतंत्रता सेनानी हो। ठीक है, तो इसका मतलब उनके मन में भी देशभक्ति की भावना थी। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। देखिए पहले तो नानी के बारे में हो गया, अब ये इनकी माँ के बारे में है कि लेखिका की माँ जो है वो परंपराओं का निर्वाह तो करती नहीं थी, ना तो घर का काम काज ज्यादा करती थी, ना बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन फिर भी सभी के दिलों पर राज करती थी। तो इसका क्या कारण था? तो उसकी माँ की विशेषताएं पूछ रहे हैं।
लेखिका की माँ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लेखिका की माँ दुबली पतली सुंदर स्त्री थी। नंबर 2, वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। नंबर 3, लेखिका की माँ कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थीं। वे सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आजादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। नंबर 4, लेखिका की माँ ने आम भारतीय महिलाओं की तरह घर गृहस्थी व बच्चों की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। और क्या विशेषता थी? उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में उनकी राय मानी जाती थी। आया समझ में आपको कि लेखिका कि माँ घर का काम काज नहीं करती थी, पुस्तकें पढ़ती रहती थी, ना बच्चों को देखती थी, फिर भी सब लोग उन्हें बड़ा मानते थे। और घर में राय जो भी काम होता था उसमें उनकी राय जरूर ली जाती थी और मानी भी जाती थी। तो ये सारी विशेषताएं थी जिस कारण से उनको इतना सम्मान मिलता था घर में। दूसरा है इसी में कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। शब्द चित्र मतलब आप बताइए कि लेखिका की दादी का घर का माहौल कैसा था। लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय की प्रचलित मान्यताओं से काफी अलग था। घर में लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी को अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने की आजादी थी। कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। एक दूसरे के पत्र भी कोई नहीं पढ़ता था। घर का माहौल धार्मिक व स्त्रियों को सम्मान देने वाला था। समझ आया आपको? अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब देखिए कि दादी की, परदादी की, इन सब की इच्छा होती है ना कि हमारे घर में हमारी बेटी का जो पहला बच्चा हो या अपनी हमारी बहू का जो पहला बच्चा हो वो बेटा हो। लेकिन यहाँ जो इनकी परदादी थी वो अपनी पतोहू, पतोहू मतलब जो पोते की बहू थी, उसके लिए पहला बच्चा बेटी मांग रही थी। क्यों? क्या कारण था इसका? देखिए इसका कारण था, लेखिका की दादी लीक से हटकर चलने वाली एक साहसी महिला थी। वह परंपरा के विपरीत स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। इस पुरुषवादी समाज में सभी पुत्र की कामना करते हैं, पर दादी लीक से हटकर चलती थी, इसलिए भी उन्होंने बेटी की मन्नत मांगी होगी। देखिए एक परंपरा सी चली आ रही ना कि बस पहला बच्चा जो है वो बेटा हो जाए। लेकिन अब इनकी दादी जो थी, इनकी दादी माँ, इनकी नानी सभी तो लीक से हटकर चलने वालों में थी, परंपरा का निर्वाह नहीं करती थी। तो इसलिए भी इन्होंने सबसे पहली बेटी मांगी होगी। दूसरा प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम किसी कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो हम उसे मार के पीट के नहीं सही रास्ते पे ला सकते, बल्कि बहुत प्यार से भी समझा करके उसे सही रास्ते पे ला सकते हैं। इसी के बारे में पाठ के आधार पर इसी के बारे में उदाहरण सहित पूछा गया है। उत्तर है, ऊपर लिखी बातें हमें लेखिका की दादी द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। एक रात देखिए क्या हुआ था। एक रात लेखिका की परदादी के घर में एक चोर घुस आया। यह जानते हुए वे कि वह चोर है, दादी ने उसे कुएं से पानी मंगवाया और स्वयं भी पानी पिया और चोर को भी पिलाया। पानी पिलाने के बाद माँ जी ने बड़ी सहजता से कहा कि एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए। अब बेटे तू चोरी कर या खेती कर। इतने अपनेपन को देखकर चोर सीधी राह पर आ गया। माँ यदि उसे धमकाती या पुलिस के हवाले करती तो उसे आसानी से सही राह पर नहीं लाया जा सकता था। तो आपने देखा किस तरह से माँ ने बिना डांटे डपटे, बिना पुलिस को पकड़ाए एक चोर को, एक चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसे चोरी की राह से हटा करके खेती के काम पर लगा दिया। तो इसका मतलब प्यार से, सहजता से, सम्मान से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। हम तो यही सोचते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा
बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। क्या क्या प्रयास किए थे लेखिका ने? शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, यह मानकर लेखिका ने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किए। अथक मतलब बहुत सारे प्रयास। लेखिका जब डालमिया नगर से कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट पहुंची तो उसके दो बच्चे स्कूल जाने योग्य हो गए थे, परंतु वहां कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसने लोगों से सलाह करके कैथोलिक विपस बिशप कैथोलिक बिशप से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन संख्या कम होने के कारण स्कूल खोलने से मना कर दिया। पर लेखिका ने गैर ईसाई बच्चों के शिक्षा के अधिकार की बात कही। इस पर बिशप ने ऐसी शर्तें रखी कि जिन्हें पूरा करना असंभव था। तब लेखिका ने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ भाषा के स्कूल की स्थापना की और उसमें बच्चों को पढ़ाया। उसके स्कूल में पढ़े बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में भर्ती हो गए। उनके स्कूल को सरकारी मान्यता भी मिल गई। समझ आया आपको कि लेखिका ने क्या-क्या प्रयास किए बच्चों को पढ़ाने के लिए? उसके बच्चे स्कूल जाने योग्य हो गए थे, लेकिन वहां पर कोई स्कूल ही नहीं था। तो उन्होंने वहां की जो पादरी थी उनसे कहा, फादर से कहा कि भाई यहाँ पर स्कूल खोल दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन संख्या बहुत कम है, हम तो नहीं खोलते। ठीक है, फिर उन्होंने वहां के लोगों को उनका गैर जो क्रिश्चियंस लोग हैं उन्हें पढ़ाना शुरू कर दो। उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी कि जिन्हें पूरा करना असंभव था। तो लेखिका ने स्वयं प्रयास प्रयास किया और फिर वहां पर दो तीन हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा की स्कूल की स्थापना कर दी। दो तीन भाषाओं को पढ़ाया वहां पर जाने लगा। उस सभी से उसी संबंध सबसे संबंधित बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आने लगे और बाद में फिर उस स्कूल को सरकारी मान्यता भी प्राप्त हो गई। आ गया बेटा आपको समझ में? अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि कैसे लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से अधिक देखा जाता है। देखिए, इस पाठ के आधार पर बताना है आपको कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जीवन में उन लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो सदा सच बोलने वाले हों, दृढ़ संकल्पी हों, निस्वार्थ भावना वाले हों, जो किसी की बात इधर उधर ना करते हों, जिनके इरादे मजबूत हों, हीन भावना से ग्रसित ना हो, जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी हो, आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ने की क्षमता रखते हों। ये सब बातें लेखिका की माँ में थी, इसलिए उन्हें बहुत ही श्रद्धा भाव से देखा जाता था। देखिए, ये इतनी इतनी सारी खूबियां थी उनके अंदर, फिर भी चाहे वो घर का काम करे ना करे, लोग फिर भी उनका बहुत सम्मान करते थे, उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ देखते थे। अगला प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहनें एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, लेखिका की जो बहन थी वो अपनी ही धुन में रहती थी, जैसा सोच लेती थी वैसा ही करके हटती थी। तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है। लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की मालकिन थी। वह जो कुछ ठान लेती थी उसे करके ही दम लेती थी। एक बार चुनौती देने पर उसने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का चित्र मंगवा लिया था और बीए की परीक्षा ना देने पर अड़ गई थी कि मुझे तो नहीं देनी बीए की परीक्षा। फिर पिताजी के बहुत समझाने पर ही परीक्षा दी थी। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बाद भी लेखिका की बहन विद्यालय जाती है, गाड़ी होते हुए भी पैदल जाना पसंद करती हैं। लेखिका ने स्त्री पुरुष के बीच होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करते हुए शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए राजी किया। अनेक कठिनाइयों के बाद भी कर्नाटक में स्कूल खोला। देखिए, ये सारी बातें लेखिका की बहन और लेखिका के बारे में थी। ठीक है, इनकी बहन जो थी बहुत ही दृढ़ संकल्पी थी और बहुत ही हट्टी स्वभाव की थी। एक बार बड़ी बारिश हुई और बहुत बारिश होने के बाद
सबने कहा कि स्कूल मत जाओ, आज स्कूल बंद होगा, लेकिन ये माने नहीं, बोले तुम्हें कैसे पता, मेरे को तो वहां जाके ही पता चलेगा कि स्कूल बंद है कि खुल रहा है। और ये वहां से पैदल ही अपने स्कूल के लिए चली गई। 2 किलोमीटर पे स्कूल था और बारिश हो रही है, उस समय जरा रुक गई थी, लेकिन जगह जगह पानी भरा हुआ था। घर में गाड़ी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगी, मैं तो पैदल ही जाऊंगी। और पैदल गई और फिर पैदल ही आई। तो इस तरह की इनकी बहन थी। और लेखिका भी ऐसी ही थी। इन्होंने देखो स्कूल खोलने की ठानी थी, तो ये भी स्कूल खोला ही था इन्होंने स्कूल। साथ ही इन्होंने स्त्री पुरुष वहाँ जहाँ पर ये रहती थी, वहाँ स्त्री और पुरुषों में बड़ा मतभेद था। भेदभाव करते थे लोग बाग। अगर पिक्चर देखने भी पति पत्नी एक साथ जा रहे हैं, तो पत्नी अलग बैठेगी, पति अलग बैठेगा। इस तरह का भेदभाव वहां पर स्त्री पुरुषों में किया जाता था। लेकिन लेखिका ने ऐसे प्रयास किए कि जो शादीशुदा औरतें होती थी, उन्हें पराये मर्दों के साथ नाटक करने पर मजबूर कर दिया, उन्हें राजी कर दिया। ठीक है। तो इस तरह की थी लेखिका और लेखिका की बहनें। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे मेरे प्रश्न उत्तर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। नमस्ते। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।